Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself, Swati Mahavar. I am your SST teacher. Today, we start chapter number 4 in History of Class 10th. The name of the chapter is The Age of Industrialization. This is the first part of this chapter. Come to the page number 79. We start with the introduction part. In 1900, a popular music publisher E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. 1900 की अगर हम बात करते हैं तो एक म्यूज़िक पब्लिशर थे E.T. पॉल जिनका नाम था, अंडरलाइन दिस, E.T. पॉल ही इज़ अ म्यूज़िक पब्लिशर. उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका कवर पेज जो था उसका नाम अनाउंस किया गया था डॉन ऑफ द सेंचुरी. ये उन्होंने बुक पब्लिश किया था जिसका कवर पेज आपको यहाँ पर ये पिक्चर दे रखा है. इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है कवर पेज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस बुक. As you can see from the illustration, as the center of the picture is the goddess-like figure, the angel of progress, bearing the flag of the new century. अब आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक लेडी है. इस लेडी को क्या कहा गया है? एंजल कहा गया है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस, जिसके हाथ में फ्लैग है नए सेंचुरी का. शी इज़ जेंटली पर्स्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स, जिसके पैरों में व्हील्स लगे हुए हैं, सिंबलाइजिंग टाइम, जो क्या सिंबलाइज करते हैं? टाइम बताते हैं कि किस तरीके से टाइम धीरे धीरे पास होता जाता है. हर फ्लाइट इज़ टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, और जहाँ ये जा रही है, जिसकी जो फ्लाइट है वो किसकी है? फ्यूचर की. यानी कि ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, ये शो कर रहा है कि किस तरीके से पास्ट से वो लोग फ्यूचर जाते हैं और फ्यूचर में जाते जाते कितनी सारी चीज़ें इनके सामने आती है. फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ द प्रोग्रेस, रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें का ये लोग क्या करते हैं? इन्वेंशन करते हैं. This glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. अब ये जो पिक्चर बनाया गया था, इसके अंदर जो भी इन्होंने यहाँ पर शो किया है वो एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्चुअल में इन चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन इन्वेंशन होने से 100 साल पहले ही इमेजिनेशन कर लिया गया था कि आने वाले टाइम के अंदर हम ये सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड के अंदर लेकर आएंगे. इट शोज टू मैजिशियंस ने यहाँ पर शो किए गए हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव टू सी द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट. ही बिल्ड अ ब्यूटिफुल पैलेस विथ हिज म्यूजिक लैम्प. अब यहाँ पर एक पिक्चर देखो, नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर दे रखा है इसमें दो पर्सन है. नंबर 1 है, दो मैजिशियंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. नंबर 1 जो मैजिशियन है वो कहाँ से रिलेट करते हैं? ओरिएंट से रिलेट करते हैं, जिनका नाम क्या है? अलादीन, जिन्होंने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया है अपने खुद के मैजिक लैम्प से. मैजिक लैम्प जानते हैं ना आप लोग? जो लैम्प होता है ना, जिसको रगड़ के, जिन वाला जो होता है, जिसको रगड़ करके कुछ भी हम हमारे सामने हमारी इच्छा की चीज़ मंगा सकते हैं. द वन एट द बॉटम इज़ द मॉडर्न मैकेनिक, और इनके नीचे जो है, मैजिशियन के नीचे जो है वो कौन है? मैकेनिक है, एक मॉडर्न मैकेनिक है जो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स अ न्यू मैजिक, नया मैजिक उन्होंने बनाया, जैसे कि ब्रिजेस उन्होंने बनाए, शिप, टावर एंड हाई राइज बिल्डिंग्स. ये सारी चीज़ें भी एक मैजिक, एक जादू से कम नहीं थी. अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट. अलादीन क्या शो करते हैं? ईस्ट और पास्ट का. द मैकेनिक स्टैंड्स फॉर द वेस्ट, और जो मैकेनिक है वो क्या शो करता है? वेस्ट पार्ट शो करता है, और मॉडर्निटी शो करता है कि किस तरह से उनका कंट्री मॉडर्नाइज होता जाता है धीरे धीरे. दीज इमेजेस ऑफर अस आ ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. अब ये जो इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है वो पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को शो कर रही है कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. Within this account, the modern world is associated with the rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships. ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, मॉडर्न वर्ल्ड बनता जाता है, वैसे वैसे नए इनोवेशंस, नए इन्वेंशंस, नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी, नई फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आगे बिल्डअप होती जाती है. The history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हिस्ट्री है, यानी कि किस तरीके से औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी, फिर उसके बाद उनके अंदर इंक्रीमेंट होता गया,
तो वो क्या शो करती है कि वो बहुत ही वंडरफुल टाइम था, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया था। These images and associations have now become part of popular imagination. और ये सारे जो एसोसिएशंस हैं ये आज किसके पार्ट बन चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन जो उन्होंने किया था कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने कंट्री को बनाने के लिए सोचा था, उसी का पार्ट था। Do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? Do you not think that the spread of railways and factories, construction of high-rise building and bridges is a sign of society's development? अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस के ही आंसर हम देखेंगे। हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड एंड हाउ वी रिलेट टू दीज आइडियाज? इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? कैन वी टुडे कंटिन्यू टू glorify continuous mechanization of all work? What has industrialization meant to people's lives? To answer these questions, we need to turn to the history of industrialization. किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेट होता गया, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे? ब्रिटेन की। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन बना था, यानी कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं पर हुआ था। दैन इंडिया, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशन बाय कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब इस ब्रिटेन ने ही इंडिया के अंदर अपना यहाँ पर बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए और फिनिश गुड यहाँ पर ला करके उन्होंने सेल किया। तो इस तरीके से ब्रिटेन के बाद में दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अंदर हुआ था। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। नाउ कम टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था। All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. इंडस्ट्री समझते हैं आप लोग, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन स्केल होता है वो क्या कहलाता है? इंडस्ट्री कहलाती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का प्रोडक्शन, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ये सारा एक ही चीज़ होती है। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर। अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। फैक्ट्री के वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, सबसे पहली जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आई थी, सबसे पहली जो फैक्ट्री स्टार्टअप की गई थी, वही हमें क्या बताती है? हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के ब्रिटेन के अंदर स्टार्ट हुआ था। There is a problem with such ideas even before factories began to dot the landscape in England and Europe. There was large scale industrial production for an international market. ठीक है, इंग्लैंड और यूरोप के अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई थी तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के जो डोमेस्टिक मार्केट है उस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल करने के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप की गई थी। मेन जो इनका इंडस्ट्री सेटअप करने के पीछे जो मेन इनका मोटिव था वो क्या था? इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आया आप लोगों को कि इंग्लैंड और यूरोप ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया वो किसके लिए किया था? इंटरनेशनल मार्केट के लिए किया था, खुद के डोमेस्टिक यानी कि खुद की कंट्री के अंदर सेल करने के लिए नहीं किया था। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? इस एज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो लर्न कर लेना, एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ये यहाँ पर इसका मीनिंग दे रखा है। अब ये जो न्यू वर्ड्स हैं, आप लोगों को ये न्यू वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। न्यू वर्ड्स में से 1 वर्ड 2 वर्ड 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इन द 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. अब 17-18 सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कौन होते हैं? जो व्यापारी होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग यूरोप से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था। सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, परसोटिंग दाम टू प्रोड्यूस एन इंटरनेशनल मार्केट। अब वो क्या करते? मनी सप्लाई करते पीजेंट्स को। पीजेंट्स कौन होते हैं? ठीक है, किसान जो होते हैं पीजेंट्स, आर्टिसंस और पीजेंट्स को वो लोग मनी सप्लाई करते और उनसे प्रोडक्शन करवा करके उनका प्रोडक्ट लेके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो लोग सेल कर देते थे।
With the expansion of world trade and acquisition of colonies in different part of the world, the demand for goods began growing. अब धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता गया, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में इनके गुड्स का एक्सचेंज जब बढ़ता गया, तो इंटरनेशनल लेवल के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड्स क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई. बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स. लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते थे. इनकी डिमांड तो बढ़ चुकी थी प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता था. दिस वॉज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल. क्यों ऐसा क्यों होता था? बिकॉज अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स आर पावरफुल. यहाँ पर जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो पावरफुल थे, यानी कि किसी दूसरे बाहर के किसी पर्सन को अपने कंट्री के अंदर, अपनी सिटी के अंदर आकर के वो काम करने नहीं देना चाहते थे. दीज वर एसोसिएशंस. उन्होंने अपनी यूनियंस बना ली थी, एसोसिएशंस बना लिए थे ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेडेड. जो क्राफ्ट पीपल को ट्रेड करते थे, उन्हें समझाते थे कैसे काम करना है. मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल उनका रहता था. रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस. और प्राइसेस के ऊपर फुल कंट्रोल भी उन्हीं का होता था. वो जो चाहते थे वही प्राइसेस वो उन प्रोडक्ट की लगाते थे. एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड. और ट्रेड के अंदर नए पर्सन की एंट्री उन्होंने बिल्कुल बैन कर रखी थी कि बाहर का कोई भी पर्सन उनके यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकता. रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट. कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे वहाँ पर जो रूलर्स थे. रूलर्स कौन होता है? उस पर्टिकुलर एरिया का जो कोऑर्डिनेटर होता था, जो रूल करता था वहाँ पर, जिसके हाथ में सारा अथॉरिटी होता था. ठीक है, रूलर्स ने वहाँ के जो ट्रेड गिल्ड्स थे उनको मोनोपोली दे दिया था. मोनोपोली क्या होता है? जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स सिर्फ 1 होता है. ठीक है, मोनोपोली मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया था कि नंबर ऑफ बायर ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेलर सिर्फ 1 होता है, जैसे इंडियन रेलवेज. ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ का जो रूलर था उसने जो ट्रेड गिल्ड्स थे, ट्रेड गिल्ड्स को एक मोनोपोली हक दे दिया कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बेचोगे, आपके अलावा कोई दूसरा इन प्रोडक्ट की सेलिंग या इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट टू स्टार्ट अप बिजनेस इन टाउन. जिसकी वजह से नए मर्चेंट टाउन के अंदर आकर के अपना बिजनेस नहीं जमा सकते थे. सो दे टर्न टू द कंट्री साइड. इसलिए उनको कंट्री से बाहर जाना पड़ा. इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट. अब कंट्री के बाहर जाकर के पुअर पीजेंट्स, जो गरीब जो किसान होते थे, और जो आर्टिसंस, जो छोटे मोटे प्रोडक्शन करने का काम करते थे, बुनकर वगैरह जो होते थे, वो लोग मर्चेंट्स के साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. ठीक है, लास्ट ईयर हमने बुक के अंदर पढ़ा था कि ओपन फील्ड धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. यानी कि खेत जहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता जा रहा है, और उसकी जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेटअप होते जा रहे हैं, वर्कशॉप्स लगती जा रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप होती जा रही है, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative sources of income. जो कॉमन पीपल यानी कि जो गरीब लोग पहले जंगलों से जो चीज़ें कलेक्ट करते थे, ठीक है, फायरवुड लकड़ियाँ कलेक्ट करना, वेजिटेबल, स्ट्रॉ, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने का जो काम करते थे, उन लोगों ने इनकम जनरेट करने के लिए अब दूसरे काम, दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया था. मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा बहुत कम था, यानी कि पार्ट ऑफ लैंड उनके पास बहुत कम था, लेकिन उनका फैमिली मेंबर्स ज़्यादा थे. तो इतने फैमिली मेंबर्स होने के बाद वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पाते थे, सभी लोग काम नहीं कर पाते थे, मनी अर्न नहीं कर पाते थे. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants households eagerly agreed. अब जब उनके पास में खुद के पास ज़मीनें नहीं थी, कोई काम नहीं रहा था, उन्होंने क्या किया, जो बाहर से जो मर्चेंट्स उनके पास आए, उन्होंने उनको एडवांस दिया, एडवांस कैश दिया उन्होंने कि आपको हम ये ऑर्डर दे रहे हैं, आपको इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और जिसका हम आपको एडवांस देकर जा रहे हैं. तो उस चीज़ के ऊपर वो लोग क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे, क्योंकि उनके पास वैसे ही कोई काम नहीं था. बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स. ठीक है, अब दूसरी जगह जा कर के छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर कल्टीवेशन उन्होंने शुरू कर दिया. किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए.
इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो इनकम थी वो किसकी जगह पर आ गई थी? कल्टीवेशन की जगह पर। यानी कि एग्रीकल्चर तो पूरी तरह से खत्म हो गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो गया। इट अलाउड दैम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्स। और यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए वो अपनी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते थे उनको काम में ले लेते थे, यानी सभी लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हो जाते थे। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।